हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की कारक के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू फैक्टर के बारे में। और आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कारक के प्रतिफल होते हैं वो अल्पकाल में लागू होते हैं, जिसमें उत्पादन करने के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं वो लागू होते हैं दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग टर्म में। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करने के कुछ फैक्टर जो हैं वो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करने के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। यानी कि हम अगर क्या है लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहें तो हम क्या है सारे के सारे जो रिसोर्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्शन को कम करना चाहें तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं। तो फैक्टर्स को बढ़ाने पर और कम करने पर प्रोडक्शन में जो चेंज आता है, प्रोडक्शन के जो स्केल में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पैमाने के जो हैं प्रतिफल जो हैं वो तीन हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि रिटर्न टू स्केल के थ्री एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या है टोटल अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और तीसरा जो आता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के घटते प्रतिफल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर हैं लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन करने के जो ऑल फैक्टर्स हैं उनको जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या है प्रोडक्शन में चेंज आता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वो फैक्टर के कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर हम क्या है रिसोर्सिस में उत्पादन करने के जो साधन हैं उसमें 10% वृद्धि करते हैं, ठीक है, 10% उनको इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन 15% या इससे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि फैक्टर को जितना बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन क्या है उससे ज़्यादा जब बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम भी बनाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पर इनपुट फैक्टर दिखाए हैं। ओ वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है यहाँ पर आउटपुट यानी कि उत्पादन को दिखाया है। यहाँ पर देखिए 10% से हमने बढ़ा करके क्या है रिसोर्स को कितना कर दिया, 15% कर दिया, 5% बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है आउटपुट है वो 15% से बढ़ करके क्या है 22.5% जो है वो हो गया। ठीक है, ये 22.5 पॉइंट जो है वो हो गया। तो यहाँ पर जितना हमने इनपुट को बढ़ाया उत्पादन क्या है उससे ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है वो लागू क्यों होते हैं। तो इसके लागू होने के दो कारण होते हैं। एक तो आता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें और बाहरी किफ़ायतें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें। तो आंतरिक किफ़ायतें क्या होती हैं, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक फर्म को मिले, यानी कि एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं, ठीक है, और जब सभी फर्मों को फ़ायदा मिलता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और जब सिर्फ एक फर्म को फ़ायदा मिलता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि जब किसी पॉलिसी में या किसी चीज़ में परिवर्तन करने पर या किसी साधन में परिवर्तन करने पर सिर्फ एक फर्म का जो उत्पादन का पैमाना है यानी कि रिटर्न टू स्केल है वो इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। तो ये कौन कौन सी इकोनॉमीज होती हैं जिनका बेनिफिट सिर्फ एक फर्म को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्निकल इकोनॉमी, यानी कि एक फर्म के अंदर टेक्निक को अगर परिवर्तित किया जाए, टेक्निक को अगर हम बढ़ाते हैं, टेक्निक को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जितना हमने टेक्निक को बढ़ाया प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बढ़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल इकोनॉमीज कहते हैं। उसके बाद आता है लेबर इकोनॉमीज़। लेबर इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि जब हम क्या है एक फर्म के अंदर लेबर को बढ़ा दें तो लेबर को बढ़ाने पर क्या होगा, एक ही फर्म को फ़ायदा होगा, सभी फर्मों को फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मैनेजरल इकोनॉमी, यानी कि मैनेजमेंट में अगर क्या है हम ज़्यादा एफिशिएंसी को यूज़ करें, ठीक है, और ज़्यादा कुशलता को यूज़ करें तो उससे क्या है उत्पादन जो है वो बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमीज़। तो जब फर्म का साइज इंक्रीज हो जाता है तो फर्म को क्या है कम रेट पर कम ब्याज पर क्या है पैसा मिलना लग जाता है, जिसका फ़ायदा जो है वो फर्म को होता है। फिफ्थ जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है इकोनॉमीज ऑफ परचेज एंड सेल्स,
यानी कि जब फर्म का साइज़ बढ़ेगा तो हमें क्या है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या है माल जो है वो खरीदना पड़ेगा। यानी कि फर्म का साइज़ बढ़ने पर हम क्या है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल खरीदेंगे, ठीक है, जिसका फ़ायदा जो है वो क्या है हमें मिलेगा। क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल खरीदेंगे तो उससे उसका फ़ायदा ये होगा कि पर यूनिट जो प्रोडक्ट का रेट है वो हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। 6 पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ रिस्क की इकोनॉमीज है। इसमें क्या कहता है कि जब फर्म का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो फर्म के रिस्क उठाने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है बढ़ जाती है। तो ये 6 पॉइंट है जिसका फायदा क्या है सिर्फ एक फर्म को क्या है मिलता है जो इनमें चेंजेज करती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बारे में। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ यानी कि बाहरी किफ़ायतें वो होती हैं जब क्या है जिसका फ़ायदा क्या है सभी फर्मों को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है किसी ट्राइबल एरिया के अंदर मान लो या दूर दराज के एरिया के अंदर क्या है कुछ एक इंडस्ट्री शुरू होती है। तो शुरू में जब क्या है इंडस्ट्री शुरू होती है तो वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। वहाँ पे बैंक की, पोस्ट ऑफिस की या फिर क्या है पुलिस स्टेशन की, फायर स्टेशन की, इनकी क्या है सहूलियत अवेलेबल नहीं होती, या ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है व्हीकल वगैरह की भी क्या है सुविधा क्या है वहाँ पर नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर क्या है सभी फर्मों का विकास होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो धीरे धीरे क्या है वहाँ पर दूसरी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, जिसका फ़ायदा क्या है सभी फर्मों को मिलता है और हमारा जो प्रोडक्शन जो है वो क्या है ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है इकोनॉमीज़ ऑफ सेंट्रलाइजेशन की इकोनॉमीज़ हम इसको कहते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एक ही एरिया के अंदर जब बहुत सारी फर्में डेवलप हो जाती हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या है ट्रेंड वर्कर अवेलेबल होने लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, बैंक है या सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या हैं डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आती है कम आती है और हमें क्या है फ़ायदा होता है। सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब एक एरिया के अंदर क्या है बहुत सारी फर्में डेवलप होती हैं तो धीरे धीरे क्या है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है डेवलप होती है। यानी कि उस एरिया के अंदर जितनी भी फर्में हैं उनको समय समय पर बाज़ार के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पर क्या है प्राइस है या नया मार्केट वगैरह है इससे रिलेटेड क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है उनको मिलने लग जाती है, तो जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा पॉइंट जो दे रखा है वो आता है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमीज इसको कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या है कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या है धीरे धीरे वहाँ पर क्या है कपड़े के साथ साथ क्या है जो धागे की इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी, ठीक है, या फिर क्या है अदर जो प्रोडक्ट हैं जो कपड़ा बनाने के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। इसी तरह से अगर क्या है कहीं पर अगर क्या है कार की इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो धीरे धीरे क्या है आसपास में क्या है टायर बनाने वाली इंडस्ट्री है या सीट कवर बनाने वाली इंडस्ट्री है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तो जिसका फ़ायदा क्या है सभी फर्मों को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमीज़। तो ये थे हमारे पॉइंट इसमें कि पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है, ठीक है, वो क्यों लागू होते हैं। अब आता है पैमाने के समान प्रतिफल यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम रिसोर्स बढ़ाते हैं तो जितनी क्वांटिटी के अंदर रिसोर्स बढ़ाएंगे प्रोडक्शन भी उतनी क्वांटिटी के अंदर क्या है बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 10 से 20% हम 10 से 20 हमने क्या किया इनपुट को बढ़ाया और 10 से 20 यानी कि 10 बढ़ाया टोटल हमने, तो इसको 10 बढ़ाने पर क्या है इधर से आउटपुट भी कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं, जिसमें क्या है जितनी प्रतिशत हम क्या है उत्पादन के साधनों को प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं उनको बढ़ाते हैं उतनी क्वांटिटी के अंदर क्या है हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या होता है कि इसमें जब हम क्या है प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं तो जितना हम रिसोर्स को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन उतना ना बढ़ करके उससे कम बढ़ता है। जैसे कि अगर हमने क्या है 15% अगर रिसोर्स बढ़ाए तो प्रोडक्शन क्या है मान लो 10% बढ़ा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है डायग्राम बनाया हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या है फैक्टर इनपुट दिखाए हैं और ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है यहाँ पर आउटपुट दिखाया है। प्रोडक्शन को हमने क्या है बढ़ाने के लिए फैक्टर को बढ़ाया कितना 15 से कितना किया 25 यानी कि 10 इंक्रीज किया। उधर से क्या है जो प्रोडक्शन है वो 10 से कितना हो गया इसमें 17 हुआ है, ठीक है, तो यहाँ इसको 10 बढ़ाया वो कितना बढ़ा 7 बढ़ा। तो इसको हम क्या कहते हैं पैमाने के घटते या ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। तो इसके साथ ही क्या है ये चैप्टर हमारा क्या हुआ ख़त्म हुआ। ओके, आप सभी ने इस
पॉइंट को क्या है, इन सभी पॉइंट्स को करना है। तो पिछले लेक्चर में जो करवाया था वो और इस लेक्चर में जो करवाया है वो अच्छे से नोट करना है और सभी डायग्राम जो है वो बनाने हैं। ओके, थैंक यू सभी को।